हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन में हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे नीचे जो दिया गया संख्या है, इस सारे संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 140। ये जो 140 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, 140 है। तो 140 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कितना आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 × 2 × 5 × 7, इस प्रकार से। और यहाँ आधार जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 5 × 7। तो इसे हमने क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है 156 है। 156 को भी हम लोग ठीक इसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो 156 जो है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 156 का। तो 2 मरतबे अगर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर अगर 2 मरतबे लगाते हैं, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। उसके बाद जब 3 मरतबे लगाते हैं तो 3 39, यानी 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 × 2 × 3 × 13। तो वही उसी चीज़ को हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया गुणनफल के रूप में। और फिर यहाँ पे ये दोनों क्या है, बेस सेम है। आधार जब सेम होता है तो पावर जुड़ेगा। तो पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 पावर कहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 3 × 13, यानी 3 × 13। तो इस दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा को जो हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आइए इसको देखते हैं। तो जैसे में यहाँ पे है कितना है, 3 8 2 5, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 200 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम कितना मरतबे 5 से लगाएंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, बाकी बचेगा 3। तो हो जाएगा कितना 30। तो 5 छक्के 30 और 5 25। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम कितना मरतबे लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे। जब 5 बार में लगाएंगे तो 5 × 5 और 5 × 15, बाकी 1 बचेगा, फिर 5 × 15। फिर यहाँ पे इसको हम कितना मरतबे लगाएंगे, तो इसे हम लोग अब लगाएंगे इसको अब हम लोग कितना मरतबे लगाएंगे, रुक जाइए, पहले हमें इसे 3 मरतबे लगाना है। कितना मरतबे, 3 मरतबे, क्योंकि 3 से शायद ये लग जाएगा। 8 × 3 11, 11 और 2 कितना है, 15, 11 2 13, 13 5 18। और 18 जो है वो 3 से डिवाइड है, यानी यह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसलिए संख्या को हम लोगों को क्या करना है, 3 से लगाना। तो 3 × 1 3, फिर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। फिर 3 मरतबे लगाएंगे। तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और 3 5 15। अब ये 3 मरतबे नहीं लगेगा, क्योंकि 4 2 6, 6 5 11, 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए यह 3 से
नहीं लगेगा, तो इसे अब हम लोग 5 से लगाते हैं। तो 5 8 40, बाकी 2 बचेगा, फिर बचे 25। फिर यहाँ 5 से इसको जब लगाएंगे तो कितना आएगा, 17 5 85। तो कितना आया इसका अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 5 गुना 5 इंटू 70, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज़ को लिखा गया है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है इतना आया है, तो इसको लिख दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर बेस सेम होता, आधार सेम होता, तो पावर को क्या करना होता, जोड़ देना होता। तो बेस 3 था, इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना था, 1 1 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, और पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर गुना, वैसा ही यहाँ पे 5 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 1 है, लेकिन इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुना में कितना, 17। तो ये है हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन है 5005। तो इसको जब तोड़ते हैं तो 5005 को देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को तोड़ो तो कितना मरतबे ये लगेगा, तो ये लगेगा 5 मरतबे। 5 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 1001। 1001 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 7 से लगाएंगे। तो 7 एकाई 7, फिर कितना हो जाएगा, 7 एकाई 7 हुआ, फिर 7 28, फिर 7 21, यानी 143, 143 हुआ। फिर इसे हम लोग 7 मरतबे लगाएंगे तो 7 मरतबे नहीं लगेगा, अब इसको 11 मरतबे लगा देंगे। 11 11 तिया 33। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, मतलब आया 5 7 11 13। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसे यहाँ हम लोग क्या किए हैं, गुणनफल के रूप में, तो इसे जो है गुणनफल के रूप में लिख दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7429। तो 7429 को भी क्या करना, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है, और वो जो उसका अभाज्य गुणनखंड आएगा उसे गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो आइए इसे भी हम लोग तोड़ेंगे। तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पे हम कितना मरतबे, अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से लगाते हैं तो 7 4 11 2 13, 13 और 9 कितना हो जाता है, 19, जो कि 3 से नहीं कटता, यानी संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से, तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, यानी यह 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये कितना से कटेगा, उसके बाद हम 7 से लगाते हैं तो 7 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 9, उसके बाद हम लोग 11, तो 11 से भी नहीं, इसे हम लोग अब 17 से लगाते हैं। अब 17 से लगा देंगे तो कितना होगा, 70 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौ 68, 17 चौके 68, 4 मरतबे लगेगा 68। तो कितना बच जाएगा, 6, तो हो जाएगा 62। फिर कितना हो जाएगा, 17 34, 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 51, 51 होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 और 2 11 बचेगा। तो फिर आएगा कितना, 17 7 19 से, 17 7 19 से। उसके बाद हम लोग इसे कितना मरतबे लगाएंगे, 17 मरतबे लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, 19 से लगाएंगे। तो 19 का 19, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 जब लगेगा तो यहाँ पे बचेगा 5, तो हो जाएगा 57। तो फिर 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 17 आया, 19 आया, 23 आया। और यही अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। यही जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसको गुणनफल के रूप में लिख देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे क्या किया गया है, गुणनफल के रूप में लिख दिया गया है, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें कहा गया था
कि जो संख्या है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, जो कि हम लोगों ने किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि अगला प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो यानी जो नीचे दिया गया ये 3 गो पूर्णांक है, इसका क्या करना है, महत्तम यानी HCF और LCM पहले क्या करना है, ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो कितना, 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 26 को अगर तोड़ा जाए तो 2 गुना 13, 2 गुना 13 होगा, और 91 को अगर तोड़ा जाए तो 7 गुना 13 यानी 63 91, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका LCM क्या होगा। सबसे पहले HCF हम लोग निकालेंगे। तो HCF जो है इसका कितना होगा, तो HCF हम लोग किसे कहते हैं, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन कितना है, 13। तो इसका HCF जो है वो कितना आ गया, 13। और LCM भी ज्ञात करना था, तो LCM को हम लोग निकालेंगे। तो LCM को जब निकालेंगे तो सबसे पहले ये जो 13 कॉमन आया इसे लिख दिए, और उसके बाद में जो बच गया है उसे लिख देना है, यानी 2 और गुने 7। तो इस प्रकार से जब इसको हमने गुना किया तो कितना आया, 182, 182। तो ये तो हमारा HCF और LCM पता चल गया है। अब इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो जब इसके हम जांच करेंगे, जब इसकी हम लोग जांच करेंगे तो जांच करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि LCM गुना HCF जो होता है वो बराबर होता है किसके, संख्याओं के गुणनफल के। तो आइए जांच करके देखते हैं। तो LCM जो है वो कितना दिया निकाले हैं, 182 है, और HCF जो है वो कितना है, 13 है। अब बराबर हमारे पास दो संख्या था, एक था 26 और एक 91 था, और जब ये दोनों को गुना किया गया LCM और HCF के तो आया 2366, और 26 और 91 को गुना किया गया यानी दोनों संख्या को गुना किया तो यहाँ भी आया 2366। तो इस बात से पता चलता है कि दोनों जो है वो क्या है, बराबर है, दोनों को दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रूव्ड होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कितना था, 510 और 92, 510 और 92। तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें भी हम लोग 510 को तोड़ेंगे। तो अगर 510 को तोड़ा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले 2 मरतबे लगाएंगे यानी 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब 2 से नहीं कटेगा इसीलिए अब 3 से लगाएंगे, और जब 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, फिर 3 5 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से लगाते हैं तो 17 5 85, यानी तोड़ने के बाद इतना आया है। और 92 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 23 यानी 3 दूना 46, 46 दूना 92। अब हमको HCF निकालना। तो HCF हम लोग कहते किसे, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया, 2। और LCM किसे कहते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी और जो कॉमन होता है वो भी, उसको भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख दो, तो 2 था कॉमन, लिख दिए। उसके बाद जो बच गया उसको लिखो, तो बचा कौन, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 17 जो है 17 लिख दिए। उसके बाद ये जो 2 है ये 2 लिखा गया, ये 23 है जो 23 लिखा गया। इन सभी को क्या करना है, गुना करना। तो गुना करने के बाद आ गया 23,460, 23,460। तो यहाँ पे हमारा HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया है। अब जांच करके देखते हैं कि दोनों को गुना करने के बाद इन दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो आइए इसकी अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जब इसकी हम जांच करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि LCM गुना HCF जो होता है वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। तो सबसे पहले LCM इतना आया और HCF कितना आया, 2 आया, और संख्याओं का गुणनफल जहाँ से एक संख्या कितना है 510 और एक कितना है 92। तो जब
LCM और HCF को गुना किया गया तो आया 46,920, और पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना किया गया तो 46,920, जो कि दोनों क्या है, बराबर है। तो इसीलिए क्या किया गया है, जांच किया गया है। उसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा क्या है, तीसरा है 336 और 54। तो 336 को जब तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद में 54 को जब तोड़ा गया यानी अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, HCF। तो HCF हम लोग किसे कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 लिख दिए। और कुछ कॉमन है तो हाँ 3, देखिए 3 भी क्या है, कॉमन है, तो क्या लिखा गया, 3। और कुछ कॉमन है नहीं, इधर 2 है, नीचे में 2 अब नहीं है, इधर 3 है, ऊपर में 3 नहीं है, इधर 7 है, इसमें 7 नहीं है। तो यानी कॉमन बस इतना ही है। अभी दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो, तो 3 दूना 6, यानी हमारा HCF कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM निकालना। तो LCM जो HCF आया है उसको लिख दो, और उसके बाद में जो बचा है उसको लिख दो। तो बचा कौन कौन है, 2 है, 2 है, यानी 2 को 2 बचा हुआ है, लिख दिए। और एक और 2 बचा हुआ है, यानी 3 को 2 है, तो 3 को 2 लिख दिए। उसके बाद में 7 है तो 7, और इधर नीचे में 2 को 3 है तो 2 को 3 लिख दिए। अब सभी को गुना कर देना, और जब सभी को गुना किया गया तो कितना आया, 3024 आया। अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जब हम लोग इसकी जांच करेंगे तो समझिएगा, जब इसकी हम जांच करेंगे तो क्या होगा, LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो LCM कितना आया, 3024 आया, और जो HCF था, HCF कितना आया, 6 आया। HCF कितना आया, 6 आया। और संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या 336 था और एक संख्या 54 था। अब जब LCM और HCF को गुना किया गया तो आया 18,144, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी गुना किया गया, यानी संख्याओं का गुणनफल निकाला गया, तो यहाँ भी आया 18,144। तो इस प्रकार से दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या किया गया है, जांचा गया है। चलिए अब तीसरा प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न को तो हमने हल सॉल्व कर लिया है, अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक जो है उसका क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी, ये दोनों ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभी हम लोगों ने क्या किया है, HCF और LCM भी निकाले हैं और उसकी जांच भी किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो कितना है, 12 है, 15 है और 21 है। तो यहाँ पे 12 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। फिर 15 को तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, या तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और 21 को तो 7 या 21, यानी हमने इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। और जब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो अब हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना। तो HCF हम लोग किसे कहते हैं, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन कितना है, 3 है। तो यह 3 है सभी में कॉमन, तो हम कह सकते हैं HCF कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद LCM, तो जो HCF आए उसको लिख दो और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, 2 को 2, तो 2 को 2 हम लिख दिए। उसके बाद 5, तो 5 लिख दिए। 7 है तो 7 लिख दिए। अब सभी को गुना कर दो, तो 7 बचे 35, फिर 35 के 2 से गुना करो, 35 दूना 70, 70 दूना कितना होता है, तो 70 दूना हो जाता है 140, और 140 को जब 3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 420। कितना आ जाएगा, 420। तो LCM कितना निकल गया, 420। तो हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकाला और क्या, LCM भी निकाला। ठीक उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अगला प्रश्न में क्या है, 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 की बात की जाए तो 17 को हम लोग 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1, क्योंकि तीनों में एक ही केवल कॉमन है, तो इसका HCF 1 आएगा। लेकिन LCM, तो LCM जो HCF आया उसको लिख दो और बाकी जो बच गया उसको लिख दो, और सभी को क्या कर दो, गुना कर दो। तो सभी को गुना करने पर कितना आता है, 11,339। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11,339। अब तीसरा प्रश्न,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा में 8, 9 और 25 का क्या निकालना था, HCF और LCM गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आएगा, 9 का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आएगा, और 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से हमको HCF निकालना, तो HCF यानी जो कॉमन रहता है सभी में, तो सभी में कॉमन क्या है, 1 है, 1 लिख दिए, और सभी में और कुछ कॉमन है तो अब कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा 1 ही रहेगा। अब हमको क्या निकालना, LCM, तो LCM कैसे निकलता है, जो HCF रहता है उसको पहले लिख दो, उसके बाद में जो बचा है उसको लिख दो। तो बचा कितना है, 3 गो 2 है तो 1 2 3, 3 गो 2 लिख दिए, उसके बाद में 2 गो 3 है तो 1 2, 2 गो कितना लिख दिए 3, उसके बाद 5 कै गो है, 5 2 है, 2 बार है तो 5 5, इस प्रकार से लिख दिए। और इस सभी को क्या किया जाए, गुना कर दिया जाए, तो कितना आया है 1800, इस सभी को गुना किया गया तो कितना आया 1800, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 1800, HCF कितना हो गया 1 होगा, यही इसका आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि HCF जो है कितना दे दिया है 9, और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे दो गो संख्या भी दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब ये दोनों संख्या का जो HCF है वो 9 है, तो ये दोनों संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो दो गो संख्या HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ, और उसके बाद में क्या दिया हुआ, संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें संख्या कहाँ है, तो यहाँ जो ये दो गो संख्या मेंशन किया गया है यही दोनों संख्या है, तो ये दोनों संख्या का क्या लिख दिए, गुणनफल। उसके बाद में यहाँ पे हमें दो चीज़ पता है, वो HCF भी पता चल गया और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी पता चल गया। अब यहाँ पे हमको निकालना था LCM, तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF। तो संख्याओं का गुणनफल जो है उसको हम यहाँ पे क्या किए, इस प्रकार से लिख दिए, और HCF कितना था 9 था, तो 9 नीचे में लिख दिए। उसके बाद इन 9 से जब इसको काटा गया तो कितना बार में कटा, 34 बार में, कितना बार में 34 बार में। तो ये जो 34 है, अब 34 को क्या करना, 34 को गुना कर देना 657 से, तो गुना किया गया था आया 22,338, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22,338 आएगा, यानी LCM का मान कितना आएगा 22,338 आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें पाँचवा प्रश्न। तो जैसा कि आप यहाँ पे पाँचवा प्रश्न देख सकते हैं, पाँचवा प्रश्न कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर 0 बराबर 1, अगर 6 के पावर 0 रखते हैं तो उसका मान कितना आएगा 1, अगर 6 के पावर हम 2 रख दें तो कितना आ जाएगा 36, और 6 के पावर 3 रखते हैं तो 3 बार 6 लिखेंगे, यानी कहने का मतलब 216। चूँकि ये जो प्राकृतिक संख्या है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कह दिया है 6 जो है 6 के पावर n जो है वो कभी भी 0 पे समाप्त होगा, तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त वही होता है जिसमें 2 हो या तो 2 और 5 हो। इसमें अगर इसको हम तोड़ते हैं तो द्वितीया 6, 2 और 3 आता है, 2 और 3 आता है, और इसका हम लोग कितना भी पावर कर लें कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, यानी कभी भी इसके अंत में 0 नहीं आएगा। जिससे यहाँ पे क्या आया 1 आया, यहाँ पे कितना आया 6 आया, यहाँ पे कितना आया 6 आया, अगर 6 के पावर 4 भी करेंगे तो वहाँ पे भी 0 नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब यह जो संख्या है कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। चलिए अब छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न में कहता है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए सबसे पहले जो दिया था उसको हमने लिखा,
इसको जब हल करेंगे तो ये तीनों को गुना करने के बाद आएगा 1001 और प्लस में कितना 13, तो पूरा हल किए तो कितना चला आया 1014 आया। और 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसीलिए 10 यानी कहने का मतलब 1014 भाज्य संख्या है। देखिए जिसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक रहेगा उसे हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या हम लोग उसी को बोलते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा संख्या से भी क्या हो, भाज्य हो। तो यहाँ कह रहा है कि जिसका भाज्य गुणनखंड 2 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इसका भाज्य गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो इसका जो भाज्य गुणनखंड आएगा 2 से अधिक आएगा, यानी हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ इस प्रकार से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पे इंटू में कितना है 1 है और उसके बाद में प्लस में क्या है 5 है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 5045, तो 5045 का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसीलिए ये जो है क्या है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। तो 7वां प्रश्न क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे प्रश्न में हम लोगों को क्या करना होता है, HCF निकाल देना होता है। तो एक जो है कितना 18 मिनट ले रहा है और एक जो है कितना 12 मिनट ले रहा है। तो 18 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 होगा और 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, ये दोनों को क्या निकालना है, HCF। तो HCF जो है, HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन होता है। ये दोनों में कॉमन क्या है 2 है, उसके बाद कॉमन क्या है 3 है। अब कुछ कॉमन है तो अब कॉमन नहीं है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी गुना कर दो, तो 3 दूना 6, यानी ये दोनों जो है कितना समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो 6 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे LCM, तो ये तो हो गया HCF और यहाँ पे निकालते हैं LCM। तो ये जो है HCF से पता नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ से हम लोगों को LCM भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो 6 है 6 लिख दिए, और बाकी जो बचा था, तो इसमें बचा कितना था 2 बचा था और 3 बचा था। जैसे देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन था, तो और ये भी क्या था कॉमन था, तो ये दोनों से HCF निकालने कितना आ गया 6, तो 6 लिख दिए और जो बच गए उसको लिख देना है, तो 3 और यहाँ पे 2। अब इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया 36। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना मिनट लगेगा 36 मिनट लगेगा इन दोनों को एक बार मिलने में। आज का जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और आगे के जो एक्सरसाइज होगा उसे हम लोग अगले वीडियो में करें।